हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट 97। दोस्तों, आज का हमारा 48 लेक्चर है और आज हम कवर करेंगे साइमन कमीशन का विरोध, नेहरू रिपोर्ट, जन्ना के 14 सूत्री मांगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। साइमन कमीशन का विरोध। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति थोड़ा देख लेते हैं उसका संक्षेप में, ठीक है ना। वर्ष 1919 में क्या होता है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 और हमने पढ़ा था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में। और मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार, इसको हमने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। तो ये पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी। अर्थात जब ये सुधार हो गया था तो 10 वर्ष बाद इसको फिर से इसका सुधार करना है, इसका समीक्षा करना है, ठीक है ना। सुधार के लिए इसको क्या करना है, समीक्षा करना है, उसको देखना है कि अब क्या सुधार और किए जाने हैं। तो इसी वजह से नवंबर 1927 को क्या होता है, आपका ये नवंबर 1927 को ये आपका भारत सरकार, ठीक है ना, भारत विधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो अंग्रेज सरकार थे वही, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन जी थे। वो अन्य सभी 7 सदस्य भी अंग्रेज ही थे। अब देखिए, एक आयोग का गठन किया है जिसको समीक्षा करना है, किसका, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इस समीक्षा में देखिए जो आयोग बना था उसमें आपके अध्यक्ष सर जॉन साइमन जी थे और जो 7 सदस्य थे वो भी अंग्रेज थे। तो इसमें भारतीय तो थे ही नहीं, तो दिक्कत तो होना ही था ना। तो सर जॉन साइमन अध्यक्ष के कारण इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है। अब देखिए 1930 में होता है कि साइमन कमीशन की संस्तुतियां प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। जो साइमन कमीशन था उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की और ये जो सिफारिश थी और उसमें कुछ सुझाव भी थे। तो ये निम्न प्रकार के सुझाव थे। पहला, प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार गठित किया जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। अब एक ऐसी बात हुई, ठीक है ना, ये बोलता है कि प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार गठित करना है और केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना है, ठीक है ना। और फिर केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए, ये तो गलत है ना, कि आप सरकार ही ना बनाओ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा उसके कुछ सुझाव थे। आगे देखते हैं। स्पष्ट कमीशन के सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था और स्वशासन के संबंध में निर्णय अंग्रेज को ही, यानी जो स्वशासन का जो संबंध था, जैसे कि आगे क्या नियम लाया जाए, क्या एक्ट लाया जाए, उसमें तो पूरी तरह से क्या हो रहे थे, अंग्रेज ही निर्णय ले रहे थे, है ना। तो उन्होंने अंग्रेजों का, ठीक है ना, अंग्रेजों का फिर क्या हो गया, ये देखिए उसमें क्या था, पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था, ठीक है ना, अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण था। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और हम सबको करना चाहिए, तो सबको किए होते अगर हम भी उस समय होते तो, ठीक है ना। भाई अगर आप अंग्रेज हो, अंग्रेज आप एक कानून लेके आए हो और उसका समीक्षा भी करे तो आप ही सब हो, तो उसमें हमारे भी तो कुछ नेता को शामिल कर लो ताकि उसका अच्छे से समीक्षा हो सके। अब भारतीय की कुछ प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। भारतीय प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखिए, भारतीय प्रतिक्रिया होता यह है कि आपका साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आक्रोश उमड़ पड़ता है, ठीक है। और कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का पूरी तरह बहिष्कार करने का फैसला लिया गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस के जो मद्रास अधिवेशन था जो कि 1927 में, दिसंबर 1927 में हुआ था, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि हमें साइमन कमीशन का पूरी तरह बहिष्कार करना है, ठीक है। और फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन यानी कि जो उसका सदस्य थे वो क्या है, बंबई पहुंचे। तब साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे, साइमन गो बैक। पुलिस द्वारा दमन किया गया उन आंदोलनकारियों का, ठीक है ना, जो नारा लगा रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका पुलिस द्वारा दमन किया गया। और पुलिस ने कई स्थानों पर लाठियां बरसाई। जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया, ठीक है ना। और फिर लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय, ठीक है ना, उनका लाठीचार्ज से बुरी तरह जख्मी किया गया, जिनसे 17 नवंबर 1928 को उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। आगे देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। राष्ट्रवादी ताकतों को इसने उत्तेजित कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए, साइमन कमीशन की वजह से जो राष्ट्रवादी ताकतें थे, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, वे और ज्यादा उत्तेजित हो गए क्योंकि उन्हें गुस्सा आने लगा, ठीक है। और लॉर्ड विरकहैम की इस चुनौती को भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण के दिखाए तथा मुंहतोड़ जवाब दिया गया, ठीक है। आगे होता यह है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन होता है और 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की,
ठीक है ना। और उसे क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से समझिए कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक उप समिति बनाया गया कांग्रेसों के द्वारा, ठीक है। और फिर क्या किया गया, 1928 में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो नेहरू रिपोर्ट थे उसको देखते हैं आगे। तो 1928 में तत्कालीन सचिव लॉर्ड विरकनहैंड, ठीक है ना, द्वारा संविधान निर्माण की चुनौती दी गई थी। यानी कि इसका जो बैकग्राउंड ये है कि जो वहाँ के जो सचिव थे, ठीक है ना, वहाँ के तत्कालीन सचिव जो थे लॉर्ड विरकनहैंड द्वारा संविधान निर्माण की चुनौती दी गई थी, जो सभी गुटों को मान्य हो। ऐसा चुनौती था कि जो जितने भी गुट, जैसे कि मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो या जो भी और भी है, ठीक है ना, उन सबको मान्य हो, ऐसा उनको चुनौती दिया गया था। इस चुनौती को स्वीकार भी किया गया और फरवरी मई 1928 को, ठीक है ना, विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसकी विभिन्न विचारधारा वाले नेताओं को बुलाया गया, चाहे वो साम्यवादी हो, समाजवादी हो या पूंजीवादी हो, मतलब बहुत सारे जो नेता थे, जो भी जिस तरह से थे, उनको बुलाया गया सम्मेलन। और फिर वे सब क्या हो गए, दिल्ली पहुंचे और फिर पुणे में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अब दिल्ली तो पहुंचे लेकिन उनका जो आयोजन था वो पुणे में हुआ था, तो फिर वो दिल्ली से पुणे चले गए, ठीक है, और वहां पे उसका आयोजन किया गया। आगे देखिए, सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अभी हमने जस्ट इसको देखा, इसका बैकग्राउंड नहीं है। फिर सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह इत्यादि कई अन्य सदस्य उसमें शामिल थे। और फिर होता यह है कि अगस्त 1928 को, ठीक है, अगस्त 1928 को आपका ये है आपका, ठीक है ना, अगस्त 1928 को इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट, ठीक है ना, अपनी उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, ठीक है ना, पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद कीजिए, अगस्त 1928 में, ठीक है ना, 28 का समय था। अब रिपोर्ट में भारत को डोमिनियल स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत हुआ वहां पे। यानी कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग नहीं की, उन्होंने डोमिनियल स्टेट, ठीक है ना, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी कि अंग्रेज यानी जो ब्रिटेन के हाथों ही वो होगा, लेकिन वो स्वराज्य होगा, वो जो पूरा जो भारत पे जो कब्जा होगा वो तो अंग्रेजों का होगा, लेकिन भारत ऑटोमेटिक वो स्वराज्य होगा, एक तरह से स्वायत्तता वाला, ऑटोनोमस, उस तरह से, ठीक है। पर राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। भाई निश्चित होगा आपत्ति, हम सबको भी होता अगर हम उस समय होते तो, ठीक है ना। यानी कि देखिए, अब अगर स्वतंत्रता चाहिए तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि भारत तो अंग्रेजों का था ही नहीं, ठीक है ना, उनके बाप का तो नहीं था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या क्या कब्जा जमा लिया था भारत पे। तो अब भारत को ऐसा नहीं कि औपनिवेशिक स्वराज्य बना दें, ऐसा नहीं। अब भारत को स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए, यही था। इसीलिए इन्होंने कुछ राष्ट्रवादियों ने इस पर आपत्ति जताई। नेहरू रिपोर्ट में यह था कि डोमिनियल स्टेट बनाने का मांग था, लेकिन वो राष्ट्रवादी चाहते थे कि नहीं, वो जो बने आपका पूर्ण स्वतंत्र बने, क्योंकि वे डोमिनियल स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। पर लखनऊ में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। फिर वास्तव में जो फिर देखिए, अब कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, तो फिर क्या हो, फिर नेहरू रिपोर्ट अब माना कैसे हो जाता, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर लखनऊ में, ये लखनऊ में आपका, ठीक है ना, लखनऊ में फिर से आयोजित किया गया, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे फिर से डिबेट हुआ, चर्चा हुआ। फिर बाद में अब बोले कि अब पूर्ण स्वतंत्रता तो अंग्रेज देने वाला नहीं है, तो थोड़े थोड़े करके लेने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उन्होंने फिर डोमिनियल स्टेट की मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और फिर नेहरू रिपोर्ट की कुछ अनुशंसाएं थी, यानी अंग्रेजों के लिए अनुशंसाएं थी कि या कुछ मांग था उसमें, ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट में, कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, ठीक है ना। यानी कि कुछ राष्ट्रवादी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, बाकी इन्होंने पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किया था, ठीक है। और सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। यानी कि जो सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली था उसको समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जिसमें सब साथ में निर्वाचन हो, ठीक है ना, उस तरह का एक प्रणाली था। इसमें मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में किए जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या होता है और सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो, ठीक है ना। हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे स्टूडेंट को हमारे वीडियो पहुंचा सकें जो कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं या बाहर नहीं जा पाते हैं गरीबी की वजह से, या और भी बहुत, जैसे कोई काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो वो कोचिंग नहीं जा पाता है, तो ऐसे भी बहुत स्टूडेंट होते हैं, ठीक है।
फिर ये देखिए मतलब ये जो सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए जहां मुसलमानों को अल्पसंख्यक आरक्षण भी हो, ऐसा उसमें मान्य था। और मतलब ऐसा उसमें सिफारिश किया गया था, यानी मांग किया गया था। और भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन हो। देखिए हम जब 1956 तक आएंगे ना, तो 1956 में जैसे भारत का जो राज्य का निर्माण होता है, जैसे कि आपका मद्रास से आपका जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो बनते हैं, तब ये भाषी आधार पे बनते हैं। तो इसका बहुत बड़ा डिबेट है, मतलब इसका अगर आप वीडियो बनाओ तो 5 घंटे लगेंगे इस विषय को समझाने के लिए। भाषी आधार है जो राज्य बने, किस तरह से आपके बहुत सारे राज्य बने हैं। तो ये स्वतंत्रता के बाद वाला है, लेकिन अभी से ये शुरुआत हो रहा था कि भाषी आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, ठीक है ना। इसमें बहुत आगे बहुत कुछ है इस विषय में, ठीक है ना। हम आगे इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। हालांकि जो मेरा वीडियो बनेगा वो आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो आपका शुरुआत से लेके, आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत से लेके जब अंग्रेज आए, डच आए, तब से लेके आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हो और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं उससे आगे के भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए 19 यानी कि जो भारत आज़ाद होता है, फिर जब 1950 में जो संविधान बनता है वहां तक ये वीडियो जाने वाला है, सीरीज के रूप में जा रहा है। और ये हमारा 48 लेक्चर है। हर लेक्चर में एक ट्रिक देखते हैं, हर लेक्चर में एक छोटा सा गेम भी खेलते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, ठीक है। आगे चलना है 19, वहाँ जो है मौलिक अधिकारों की मांग किया गया, महिलाओं को सम्मान अधिकार हो, ऐसा भी उसने मांग किया गया। मतलब 19 मौलिक अधिकारों की मांग किया गया, ठीक है। अब देखिए केंद्र तथा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, ये मांग हुआ। और इसमें 2 सदन हो, ठीक है ना। केंद्र जो था, इसको इस तरह से आपको समझाऊं एरो के रूप में, ठीक है ना, एरो। ये देखिए ये जो 1 मिनट आपका, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका आपको समझाने के लिए सब करूँगा। आपका केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब केंद्र हो गया तो केंद्र में 2 सदन का मांग हुआ। आपका पहला जो है वो एक होगा निम्न सदन, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो होगा उच्च सदन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो निम्न सदन होगा उसको हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहेंगे, यानी कि लोकसभा की तरह है। और इसमें संख्या जो होगा 500 हो, और ये 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल हो इसका, यानी कि 5 वर्ष बाद फिर से चुने जाए, चुनाव हो, ठीक है ना। ये केंद्र के लिए था। और फिर उच्च सदन यानी कि सीनेट उससे बोला जाता है, उस समय अभी भी बोला जाता है, अब अगर आप अमेरिका चले जाओ तो, ठीक है ना। तो ये देखिए संख्या इसमें क्या हो, 200 हो, और इसका जो वर्ष है वो 7 वर्ष का हो, ठीक है ना। अभी वर्तमान में आपका 6 वर्ष है, तो इसका 7 वर्ष कार्यकाल हो, ये मांग किया गया था केंद्र के लिए, ठीक है। और आपका ये एक और है, केंद्र के लिए मांग किया गया था कि ये जो आपका ये वाला है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा ये एरो, मैं जानबूझ के एरो सब बनाता हूँ, ये इस तरह से मैं नोट को बनाता हूँ कि आपको नोट करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो इसमें और मांग था कि केंद्र सरकार का जो प्रमुख वो गवर्नर जनरल हो, और उसका नियुक्त ब्रिटिश सरकार करे। मतलब कि जो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा। जैसे अभी हम देखें तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह क्या होगा, भारत का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा, और उसको केंद्र सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, वही इनको नियुक्ति करे। लेकिन अभी जैसे राष्ट्रपति जी को क्या है, हमारे हमारे जो राष्ट्रपति जी उनको उतना मतलब कि खुद का स्व विवेक की तरह डिसीजन लेने का उतना उनको संविधान में शक्ति नहीं मिला है कि नहीं। जो भी शक्ति मिला है वो जैसे को कार्यकारी जो आपके सांसद जी हैं, जैसे पीएम हो गए, और आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको सिफारिश करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तभी वो निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये गवर्नर जनरल बहुत ही शक्तिशाली हमें बनाया गया था, ठीक है ना। और देखिए पर यह केंद्र कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करे, ऐसा भी बोला गया था। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो पूर्ण स्वतंत्रता की तरह ही होता, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, फिर प्रांतीय व्यवस्था में भी कुछ बताया गया था। प्रांतीय जो व्यवस्था है उसमें बताया गया था कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष का हो, और जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर ये कार्य करेगा, ठीक है ना। ये भी बताया गया था कि प्रांतीय व्यवस्था के आधार पर। अब और भी कुछ सिफारिश था कि मुसलमानों के धार्मिक सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो, कार्यपालिका विचारमंडल विधानमंडल, ठीक है ना, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, और केंद्रीय और प्रांतों में संख्या आधार पर शक्तियों का विभाजन हो, मुख्य शक्ति केंद्र के पास हो, यानी कि मुख्य जो शक्ति होगा केंद्र होगा, फेडरल ना होगा। यानी कि जैसे कि जो संघीय होता है उसमें क्या होता है, राज्य और केंद्र थोड़े शक्ति का बंटवारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मुख्य शक्ति केंद्र के पास होना बता रहा है। हम देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांत की तरह ही वैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और भारत में प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। यानी ये जो पूरा नेहरू जी का जो निरूपण जो भारतीयों का मांग था, एक तरह से बहुत अच्छा मांग था, ठीक है ना। लेकिन
थोड़ा सा ये दिक्कत था कि आपका जो यहाँ पे ये था ना आपका क्या बोलते हैं जो गवर्नर जनरल, ये बस था कि आपका भाई केंद्र सरकार उसको नियुक्ति करेगा, उनका प्रमुख होगा गवर्नर, यानी अंग्रेजों का प्रमुख होगा, ठीक है ना, तो अंग्रेज के हाथ में ही तो होगा ना कार्यभार। तो इस आधार पर क्या होगा, पूरी तरह से हमारा पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं होगा, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, विदेश नीति को खुद से नहीं बना सकता, या रक्षा संबंधी खुद निर्णय नहीं ले सकता। तो एक तरह से ये सिर्फ अपने अंदर ही था, ठीक है ना, एक तरह से आप कहें तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था इनकी मांग के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदू एवं मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिक्रिया क्या हुआ, देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट ने एकता प्रदर्शित की, हाँ थोड़ा तो एकता था कि काफी कुछ साथ में आने की बात किया गया था, लेकिन पर सांप्रदायिक निर्वाचन के जो मुद्दे को लेकर अनेक विवाद भी उभरने लगे थे। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग द्वारा 4 प्रस्ताव मतलब मद्रास अधिवेशन में दिया गया, ठीक है ना, एक अधिवेशन में कांग्रेसों का उसमें 4 प्रस्ताव दिए गए जिसमें स्वीकार कर लिया गया, और इसे दिल्ली प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये दिल्ली प्रस्ताव क्या था। तो ये मैं इसको ना प्री एग्जाम में देखा हूँ कि दिल्ली प्रस्ताव क्या है, यानी ऐसा घुमा के देते हैं ना एग्जाम, आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं से भी इसको पूछ सकते हैं आपको, तो आप इसको दोबारा अगर समझ नहीं आए तो देखिए कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए क्या होता है, मैं भी तो मनुष्य हूँ, ठीक है ना, आप भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य अब क्या होता है, मैंने इसको आपका जो स्पेक्ट्रम बुक है और जो बहुत सारे जो लेखक हैं, नोट्स हैं और यूट्यूब है, सभी से मैंने इसको कलेक्ट करके बहुत सारे इसको अच्छे से नोट तैयार किया है, और फिर मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा ही नोट था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका इसमें होता है कि जैसे मैं ही मनुष्य हूँ, तो कभी क्या पता कभी कुछ मात्रा में त्रुटि हो जाए, या कभी बोलने में कुछ शब्द में त्रुटि हो जाए, तो ऐसे में जो है आप उसको ना कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपका जो कमेंट है उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोगों को भी दिखे। हालांकि मैंने गलती, अब मेरा तो पूरा कोशिश है कि आपको पूरा सब कुछ अच्छे से क्लियरली आपको बता, पर होता है ना मनुष्य है, कभी ना कभी कुछ कहीं मिस्टेक अगर हो जाए तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मशीन तो नहीं है कि आप चलते रहे, ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी गलती। तो आप उसको पिन कर दूंगा मैं, आप उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, और अपने दोस्तों को प्लीज़ यार, अपने दोस्तों को शेयर करो इस आपके वीडियो को, अगर पसंद आता है तो, ताकि उन्हें भी फायदा मिले और हमें भी सपोर्ट मिले, ठीक है। पृथ्वी, हमें सपोर्ट मिले, अगर हमें हमारा जो चैनल अगर वो ग्रो करेगा, हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ेंगे, तब हमें भी और मज़ा आएगा यूट्यूब में पोस्ट करने के लिए, यानी अपलोड करने के लिए वीडियो, तो और मज़ा आएगा ना। और बहुत सारे हमारा टॉपिक कवर है उसको अपलोड करना बाकी है, तो जब आप कमेंट करोगे और कमेंट बढ़ेगा तभी हमें मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप पे ही निर्भर है, आप सबको ही हमें आगे लेकर जाना है, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो ही। और अगर आप चाहते हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनको आगे तक लिया जाए, तो आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। आगे देखिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त होकर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, ठीक है, और केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हो, और पंजाब और बंगाल के विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो, ये सब उसमें मांग था, ठीक है ना। ये दिल्ली प्रस्ताव में, देखिए दिल्ली प्रस्ताव का नाम है ना, वो उसको अलग जो ऊपर में पढ़े वो अलग था। ये आपका दिसंबर 1921 में मुस्लिम लीग द्वारा, ये मुस्लिम लीग द्वारा था, ठीक है ना। अब ये ऊपर का जो हमने नेहरू रिपोर्ट था वो कांग्रेस द्वारा था, लेकिन ये मुस्लिम लीग द्वारा 4 प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में दिया गया था, जो दिल्ली प्रस्ताव के नाम से उसे जाना जाता है। और इसमें ये जो 4 थे इस तरह से थे कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो और संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। भाई मुसलमान के लिए तो सोचेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा था, केंद्रीय विधान मंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हो, यानी कि जो केंद्रीय विधान मंडल था उसमें जो मुसलमान हैं उनके लिए 1/3, मतलब कि अगर पूरे सीट को 3 भागों में बांट दें, आपके जो ये पूरे सीट है, ठीक है ना, तो उसको 3 भागों में बांट दिया, आपका 3 भागों में बंट गया, तो 3 भागों में बांट दो, तो इसका जो 1/3 है ये पूरा 1/3 उनको दिया जाए, यानी कि अगर 9 है तो उसमें से 3, अगर 90 है तो उसमें से 30, समझ रहे हैं ना, 90 सीट है तो उसमें से 30 सीट, इस तरह से उन्होंने मांग रखा। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही मांग था ये, ठीक है ना। हालांकि इस पर अब मैं कमेंट नहीं करना चाहता। आगे देखते हैं, सिंध, बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नामक 3 मुसलमान प्रांतों का गठन किया जाए, यानी कि इन्होंने मुस्लिम प्रांत के भी गठन के लिए सुझाव दिया। एक है सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत, यानी कि जो आपका पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। देखिए भारत उस समय एक था, पाकिस्तान भी भारत के में साथ में था। एक चित्र बना देता हूँ आपको, ठीक है ना, आपको समझ में आए, 1 मिनट
यहाँ पे बनाऊँ 1 सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपका दिखा। यहाँ पे अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊँ तो देखिए ये आपका भारत है, ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश था, और माफ़ कीजिए थोड़ा सा अब उतना तो नहीं आता है, तो ये 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको उठा के ले लेता हूँ आपके पास, ठीक है। ये ऊपर ले लिया इसको, ठीक है ना, लैपटॉप भी है। ये आपका ये हो गया, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान है और ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये दोनों एक थे, यानी ये भारत के साथ ही थे। लेकिन क्या हुआ 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब ये आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये आपका पश्चिम पाकिस्तान के रूप में बन गया। और ये दोनों पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है दोनों एक देश थे, ठीक है ना। लेकिन 1971 में जब इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थे तब क्या हुआ, बांग्लादेश को उन्होंने पूरी तरह आज़ाद कराया और अब बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में बना 1971 में। तो ये था उस समय, ठीक है, आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, हिंदू महासभा को ऊपर के 3 जो थे ना, आपका तीसरे नंबर और आपका ये चौथा नंबर प्रस्ताव सही नहीं लगा। यानी कि जो आपका तीसरा प्रस्ताव यानी पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में संख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए जो है ना ये स्थान आरक्षित हो, ठीक है ना। ऊपर का जो तीसरा था यानी कि एक है जो पंजाब, ठीक है ना, पंजाब राज्य और जो आपका बंगाल, ठीक है ना, ये जो बंगाल विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि वहाँ पे जो है, अब देखिए पंजाब और बंगाल में क्या थे कि बंगाल में और पंजाब में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, तो मुसलमानों का ये मांग था कि वहाँ पे जनसंख्या के आधार पे सीटों का आरक्षण हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देखें तो आपका जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए जो केंद्रीय विधानमंडल यानी कि जो भारतीय वाला जो केंद्रीय विधानमंडल है जो है ना भारत सरकार वाला, उसमें 1/3 का मांग किए, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने फिर सिंध बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का भी गठन किया जाए, इस तरह से उन्होंने मांग किया, यानी कि सब कुछ अपने फेवर में लेने की कोशिश किया गया। तो इसी वजह से जो हिंदू महासभा था उसको जो ऊपर जो तीसरा नंबर है, ये जो आपका चौथा नंबर है, ये प्रस्ताव उसको सही नहीं लगे और उसने उसका तीव्रता से विरोध किया। इससे मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के यानी जो हिंदू महासभा उसने कहा कि इससे मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के लिए समान व्यवस्था किए जाने की मांग की। इसने क्या क्या कि सभी के लिए समान हो, यानी कि हिंदू के लिए भी सब कुछ समान हो और मुसलमान के लिए भी सब कुछ समान हो और अन्य धर्मों के लिए भी सब कुछ समान हो, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यह मुद्दा अत्यंत जटिल बन गया। आगे होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। अब देखिए अब आता है यहाँ पे एक एंट्री होता है, ठीक है ना, एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना इनका जिद था, ठीक है, इनका जिद की वजह से ही शायद अब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है ना, और ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। आगे इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था, क्या रीजन था भारत और पाकिस्तान अलग होने के लिए। और देखिए जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो आज तक उसका मतलब कि आज तक उसका कितना प्रभाव होता है, कितना युद्ध का धमकी हम भारत भी देता है, पाकिस्तान भी देता है। हालांकि पाकिस्तान तो हमेशा हार ही रहा है, हमेशा हारता ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है इसी की वजह से ही आपका देखा जाए तो अगर ना पाकिस्तान अलग हुआ होता भारत देश से, ना बांग्लादेश अलग हुआ होता, कितने अच्छे से सब एकता के साथ रहे होते और आज तक कितना अच्छा से मामला सुलझ गया होता। अगर हिंदू मुस्लिम में विवाद न हुआ होता तो सोचने में कितना अच्छा लगता है कि यार काश भारत एक होता, ये सब विवाद होते ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए पाकिस्तान में देखिए किस तरह से नदी है, ठीक है, बांग्लादेश में भी आपका नदी जल विवाद होते रहता है और सुरक्षा को लेकर कितना विवाद होता है, बहुत सारे टॉपिक में विवाद होता है, ठीक है ना, बहुत सारे क्षेत्र में विवाद होता है। तो ये विवाद ही नहीं होते भारत अगर एक होता तो। और फिर ऊपर से आपका अलग नहीं होता, एक तरह से आपका जो है फीलिंग्स, ठीक है ना, हम भारत को माता मानते हैं तो भारत का टुकड़ा होगा तो हमें कितना चोट पहुंचेगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। बहुत दर्द होता है दोस्तों, जब मैं इस नोट को लिख रहा था तब आंख से आंसू आ गए थे जब मैंने सारे कहानी को अच्छे से समझा था, पढ़ा और नोट में उतारा था, तो बहुत गलत हुआ उस समय, ठीक है। पर अभी थोड़ा सा इसमें ध्यान देखते हैं, ठीक है ना। दिसंबर 1928 में होता क्या है कि नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 संशोधन प्रस्तुत किए, यानी कि ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। जो नेहरू रिपोर्ट की जो समीक्षा के लिए, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट जो अपना
रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है ना, एक मांग था उनका अंग्रेजों से, तो उसका समीक्षा के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और फिर इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 संशोधन प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने 3 संशोधन करने को कहा उसमें। पहला क्या है, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। अभी जो हमने पढ़ा ऊपर में जो दिल्ली प्रस्ताव था, ये आपका दिल्ली प्रस्ताव था ना, इसी की तरह, इसी के तर्ज पे ही था, ठीक है ना। यानी कि आपको वहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल में 3, यानी 3 भाग में 1 भाग, यानी कि 3/3 स्थान, यानी 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का मांग किया। और फिर वही पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के आधार पर अनुपात में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए कहे। अब जब यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर कर रहे हो तो भाई पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर करो, या फिर अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं इस तरह से, मतलब 3/3 के आधार पर, तो सभी जगह उस तरह से करो। अब नहीं, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर करेंगे, और जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे 1/3 हमको दे दो। ये तो थोड़ा गलत हो रहा है ना। आगे देखते हैं, तो प्रांतों के लिए विशेष शक्ति की व्यवस्था की जाए, इस पर तो इससे अलगाववाद बढ़ सकता है। अगर अगर आप देखें तो मतलब कि ये मैंने लिखा है अलग से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, प्रांतों के लिए विशेष शक्ति की व्यवस्था की जाए, जो प्रांत हैं उनको विशेष शक्ति दिया जाए, मतलब ऐसा शक्ति दिया जाए कि वो अलग भी हो जाए देश से। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, अगर ऐसा हो जाए और राज्यों को, प्रांतों को अगर विशेष शक्ति दिया जाए तो क्या होगा, अलगाववाद बढ़ेगा, ठीक है ना। अलगाववाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, और हर राज्य बोलेगा कि हम अलग होना चाहते हैं। तो ये तो सरासर बहुत ही ज़्यादा एक गलत नीति का रूप था। तो जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। अब ऐसा प्रस्ताव कौन स्वीकार करेगा भला, ठीक है ना। तो परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई, ठीक है ना। जो मुस्लिम लीग था वो जो सर्वदलीय सम्मेलन था उससे अलग हो गया। अब देखिए, अब जो सरकार चाहते थे अंग्रेज सरकार की, सब कोई मिल के ऐसा संविधान प्रस्तुत करो, यानी कि संविधान बनाने के लिए उन्होंने एक तरह से कहा कि आप कुछ नियम लेके आओ, एक शर्त दिया था, उसको नेहरू रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया। लेकिन अब क्या हो गया, मुस्लिम लोग अलग हो गए इससे। अब यहीं से आपका कहानी शुरू होता है, रामायण महाभारत, ठीक है। यानी कि भारत और पाकिस्तान वाला कहानी अब यहीं से शुरू होने लगता है कि वो अलग हो गए, ठीक है ना। यानी मुस्लिम लीग का ये जबरदस्त मांग था कि अब ऐसा करो तभी होगा। ये कोई अगर कुछ मांग भी कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा लायक का करो ना, जो पूरा हो सके, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी मांग कर दिए, अब जिद पे आ गए, नहीं किए, तो ये थोड़ा सा गलत था उस समय ये मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की। अब देखिए, अब जब जिन्ना का मांग को पूरा नहीं किया गया तो जिन्ना ने फिर से, अब भाई जिन्ना जो तो है ऐसे ही मुस्लिम लीग के आपके मुख्य थे, ठीक है ना, मुख्य रूप से वो बहुत बड़े नेता थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब मार्च 1929 में जिन्ना ने क्या किया, अलग से 14 सूत्रीय मांग पेश कर दी। और ये 14 सूत्रीय मांग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला जो मांग था, संविधान का जो भावी स्वरूप है, जो आगे संविधान बनने वाला है भारत के लिए, यानी अगर हम डोमिनियल स्टेट का मांग भी कर रहे हैं या पूर्ण स्वतंत्रता का मांग भी कर रहे हैं, तो एक संविधान की तो जरूरत है ना। तो जब संविधान की जरूरत है तो उस संविधान में क्या होगा कि संविधान का भावी जो स्वरूप होगा वो संघीय हो। 14 सूत्री जो मांग है जिन्ना की, ठीक है ना, क्या वो संघीय हो तथा प्रांतों को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। तो भाई ऐसा शक्तियां प्रांतों को दी जाए तो वो तो फिर आजाद होने की सोचेंगे ना। तो फिर तो भारत कई सारे अलग अलग देश में बढ़ जाता अगर इनका बात को मान लिया जाता तो, ठीक है ना। अगर इनका बात मान लिया जाता तो भारत कई सारे अलग अलग राज्यों में बढ़ जाता, तो जो कि बहुत ही गलत हो गया। एक देश से जाओ, दूसरे देश में वीजा लेके जाओ, एक राज्य से दूसरे राज्य में वीजा से लेके बहुत सारे विवाद, चाहे जलवायु रिलेटेड हो या जल रिलेटेड हो। ऊपर से जो आपका हमारा जो फीलिंग्स है भारत माता के लिए, वो फीलिंग्स मतलब कि जो आपका एक माँ के समान, हम जब भारत माता को एक माँ के रूप में देखते हैं, तो उनका टुकड़ा करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यानी खुद को परेशान करने वाला होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी अब ये सब मांग रख रहे 14 सूत्री में कि नहीं प्रांतों को विशेष शक्तियां प्रदान किया जाए, तो ये कहाँ से पूरा होता। आगे देखिए, देश के सभी विधानमंडलों, सभी प्रांतों व अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। यानी कि उन्होंने क्या कि देश के जो सभी विधानमंडल हैं, ठीक है ना, जो सभी विधानमंडल हैं और जो सभी प्रांत हैं, वो जो अन्य निर्वाचित संस्था में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त स्वायत्तता एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। अगर जो अल्पसंख्यक जैसे उस समय मुस्लिम थे, तो अगर उनको पर्याप्त स्वायत्तता दिया जाए और उन्हीं का नियंत्रण दिया जाए तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे भाई। सबको समानता लाना है ना, सबको समान देना है ना, कि किसी को ज्यादा किसी को कम। आगे देखिए, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान किया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर केंद्र का तो जो आपका केंद्र का जो पकड़ है वो तो कमजोर हो जाएगा ना।
अगर किसी राज्य को अगर उसके अनुसार हम लोग को उसमें थोड़ा सा, जैसे अगर आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो हाँ सभी राज्यों को बराबर स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार क्या करती है कुछ राज्यों को, जैसे कि वो चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, उनके राज्य को का जो सीमा है उसको हस्तक्षेप कर सकती है, और दूसरे राज्य, एक राज्य से दो राज्य को वो अपने हिसाब से अलग कर सकती है, और भी कुछ विशेष राज्यों को विशेष सुविधा भी देती है उसके अनुसार। जैसे अगर आप महाराष्ट्र को देखिए तो महाराष्ट्र में क्या होता है, मुंबई जैसा शहर हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो आर्थिक पैकेज जो होता है, यानी कि जो पैसा होता है वो मुंबई से सबसे ज़्यादा आपके भारत में जाए, तो मुंबई को थोड़ा सा ध्यान तो देगा ही देगा। अब देखिए, अब आपका जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम जैसे राज्य हो गए, सिक्किम जैसे राज्य हो गए, ये पहाड़ी इलाके वाले राज्य हैं। अगर यहाँ पे वो इन पहाड़ी इलाकों में या ये हिमालयी राज्यों को अगर कुछ अलग से उनको कुछ यानी होता है ना कुछ डिमांड करे तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो डिमांड को मानेंगे तभी ना उनका जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा मोड़ा क्या होता है, लेकिन ऐसे इसमें क्या बोला गया कि नहीं सभी प्रांतों को समान स्वतंत्रता दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो पाता। सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। अब ये भी नहीं हो सकता कि जो सांप्रदायिक समूह का जो निर्वाचन होगा, जैसे कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन हो और हिंदू के लिए अलग निर्वाचन हो, ये तो सरासर गलत है। भाई हम एक है ना, ये अलग करने की बात यही सोच रहे हैं, ध्यान से देखिए। फिर केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। फिर इन्होंने वही मांग किया कि केंद्र में जो है वहाँ पे 1/3 आरक्षण किया जाए। फिर सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। हाँ ये थोड़ा सा ये सही है कि अभी भी ये लागू है, ठीक है ना, कि सभी संप्रदाय को स्वतंत्रता है अपने मतलब एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है ना, प्रचार एवं शिक्षा की, ठीक है। हालांकि वर्तमान में शिक्षा तो नहीं दिया जाता किसी भी धर्म का, क्योंकि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म को बराबर मानता है, तो किसी भी धर्म का जो पढ़ाई है वो किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये देखिए आगे भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में पंजाब की क्या बोलते हैं यहाँ पे अशुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाए, यानी कि जो आपका जो भविष्य में अगर किसी भी देश का गठन या विभाजन किया जाए तो उसमें पंजाब और जो बंगाल है उसको अलग ना किया जाए, उसको अच्छे से विशेष रूप से उसको ध्यान रखा जाए, ये इसका बोलना है, ठीक है ना। यानी कि उसको कोई परेशानी ना हो बंगाल पंजाब को, ऐसा ये बोल रहा है। फिर सिंध को, यानी कि आपका जो 14 सूत्रीय मांगे हैं वही बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिंध को बम्बई से, आपका जो 8वां नंबर है, सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बना जाए। अब यहाँ पे फिर से जो उस समय सिंध जो था वो बम्बई से मिला हुआ था, ठीक है ना। तो बम्बई एक तरह से प्रांत था उस समय, अभी तो बहुत छोटा सा आपका देखें तो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, लेकिन उस समय राज्य प्रांत के रूप में था। तो वो बोलता है कि बम्बई को, सिंध को बम्बई से पृथक कर प्रांत बनाया जाए, ऐसा बोला। फिर किसी निर्वाचन निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय को से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। ये भी थोड़ा सा सोचने लायक था कि भाई किसी निर्वाचन निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक, अगर हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई या किसी भी धर्म से लेके कोई विधेयक पारित करना है, तो उसके लिए जो संप्रदाय के जो 3/4 सदस्य हैं, जो उस संप्रदाय, यानी कि जैसे कि अगर हिंदू के लिए करना हो या मुसलमान के लिए करना हो, तो जो उस धर्म के लोग हैं ना, उसी धर्म के जो सदस्य उनका लगभग 3/4, यानी कि आपका जो 4 भाग है, ये आपका 4 भाग है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 भाग है, तो 4 भाग में आपका 3 भाग हो, यानी ये पूरा 3 भाग का समर्थन हो। तो अगर मान के चलो ऐसा होता है, तो अभी जैसे हाल ही में कुछ काफ़ी दिन हो गए 3 तलाक बिल पास हुआ ना, तो ये तो धर्म से रिलेटेड था, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था। तो अगर ये ऐसा रहता तो ये तो कभी पास ही नहीं होता, क्योंकि 3/4 सदस्य मानते ही नहीं जो उस धर्म के थे। तो ये थोड़ा सा धर्म के रूप में इसको खेला जाना था, इस तरह से कार्ड खेला जा रहा है उस समय, ठीक है ना। ये आपके 14 सूत्री मांग के रूप में धर्म को हथियार बना लिया गया यहाँ पे। अगर देखिए सभी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, सभी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, तो भाई अवसर तो ठीक है ना दिया जाएगा, लेकिन सबको समान अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा दिया जाएगा। फिर बाकी लोग क्या करेंगे। बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सुधार कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। यहाँ ये थोड़ा सा चाहिए कि भाई हम सुधार तो सभी जगह करना ही है, तो ये थोड़ा सा सही था। अब आगे देखिए जो 12वां था, सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए। अब ये फिर से एक नया भाई, और सभी प्रांतीय जो है, प्रांत यानी कि आपका राज्य से संबंधित है, तो जो आपका प्रांतीय विधानमंडल है, जो आपका राज्य विधानमंडल है, उसमें फिर से 1/3 स्थान मुसलमानों को आरक्षित किया जाए। मतलब कि जहाँ जनसंख्या है वहाँ पे आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षित करोगे, और जहाँ पे जनसंख्या कम है और उसको 1/3 देने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से पूरा जो फोकस है वो मुसलमान
के ऊपर था, ठीक है ना, कि उनको किसी भी तरह से उनका उनका इस तरह से था कि उनका ही सब सुना जाए, यानी कि उनका नेतृत्व बने, ऐसा इसमें 14 सूत्री मांगे था मुस्लिम लीग का, जो अली जिन्ना जी उन्होंने मांग किया था। और फिर संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तित्व और जो विधि है तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए जाएं। और फिर आगे देखिए जो 14 था, जो लास्ट नंबर था, ठीक है ना, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। यही भी थोड़ा सा डाउट वाला था कि भाई केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना, मतलब कि सभी राज्य की सहमति होने के बाद ही कोई संवैधानिक संशोधन होगा। तो ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा आपत्ति था कि भाई अब जैसे कुछ भी अगर संवैधानिक संशोधन कर रहा है संविधान के अनुकूल, यानी कि वैधानिक रूप से, वैध तरीके से, तो उसके लिए भी सभी राज्यों का सहमति लेना होगा। तो भाई सभी राज्यों का सहमति लेना होगा, यानी कि कोई भी संशोधन है उसके लिए सभी राज्यों का सहमति लेना उतना आसान नहीं था, यानी एक तरह से संविधान पारित ही नहीं होता अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो ये जो आपका 14 सूत्री मांगे आपको आपके स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही था जिन्ना के 14 सूत्री मांगे। और इसको अब आप भी सोचिए क्या इसको माना जाएगा, ऐसा होता तो फिर बहुत कुछ बदल जाता ना, भारत का नक्शा ही बदल जाता और बहुत दिक्कत आ जाता और इसको माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों के मुख्यतः भारत को डोमिनियल स्टेट का प्रस्ताव से हिंदू महासभा व अन्य कई लोग अप्रसन्न थे। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें जो सिफारिश था उसमें था कि डोमिनियल स्टेट का मांग था, तो इसके लिए भी हिंदू महासभा और अन्य कई लोग अप्रसन्न थे। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट औपनिवेशिक राज्य की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक नकारात्मक कदम होगा, यानी कि वो चाहती है, इनको ये लगा कि भाई अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हो तो डोमिनियल स्टेट का मांग करना एक तरह से नकारात्मक कदम होगा, भाई वो तो अंग्रेज के ही कब्जे में सब होगा ना। अब देखिए यहाँ पे आगे ट्रिक आ रहा है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अन्य इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। अब यहाँ पे एक फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया, या भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन क्यों किया गया। आपको उत्तर भी भेजना है, अगर आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने अपने अबाउट में, यूट्यूब अबाउट में जो आता है ना, उसमें मैंने ऐड कर दिया है टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ पे भी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और इसका आंसर मेरे को भेज सकते हो कि भाई भारतीय स्वतंत्रता लीग, ठीक है ना, का गठन किस आधार पर किया गया था। तो आप देखिए कि क्यों किया गया था। भाई 14 सूत्री मांग था जिन्ना का, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें डोमिनियल स्टेट का मांग था, तो इसी वजह से फिर आपका नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम डोमिनियल स्टेट नहीं, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, और इस आधार पर उन्होंने फिर भारतीय स्वतंत्रता लीग की मांग की, ठीक है। अब एक ट्रिक देखने का समय आ गया, शायद वीडियो समाप्ति की ओर है, शायद अब 38 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट लगभग और लग सकता है। तो देखिए ट्रिक है आपका, 3 फरवरी को साइमन, आपका एक ट्रिक थोड़ा सा आपको इसको देखना है, आपको कहानी को समझना है, तो इस ट्रिक को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 फरवरी को साइमन बम्बई आया और 17 नवंबर को 28 बार लाठी चार्ज किया, जिससे भारत माँ के लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इसको क्या करना है, आपको बोलना है दोस्तों को। ये जो आपका डायलॉग है, आप ऐसा कीजिए, आप इसको ना बोलिए अपने जो पेरेंट्स हैं उनको एक बार बोलिए, अपने दोस्तों को फ़ोन में मैसेज करके भेजिए इसको, ठीक है, या अपने दोस्तों की भेजिए। करना क्या इसमें देखिए, जो आपका 3 फरवरी 1928 है, 1 मिनट आपका ये मार्कर, ठीक है ना, आपका 3 फरवरी 1928 है, उसमें साइमन कमीशन बम्बई आया, ठीक है ना, यहाँ बम्बई पहुंचा। तो ये देखिए 3 फरवरी को साइमन बम्बई आया, 3 फरवरी को सॉरी मतलब कि साइमन है ना, तो आ जाता है शब्द में। देखिए 3 फरवरी को साइमन बम्बई आया, ठीक है, 3 फरवरी को साइमन बम्बई आया और 17 नवंबर को, यानी कि जो 17 नवंबर 1928 में लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। तो इसको थोड़ा सा आपको देखिए, मैं इसको इसीलिए आपको याद कराने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप 1928 में क्या बात को अगर सोचते कि 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था,
तो इससे आप लिंक कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, इससे लिंक करोगे कि नहीं 1928 में साइमन कमीशन आया था, फिर दिल्ली प्रस्ताव आया था, फिर लाहौर आपका दिल्ली प्रस्ताव के बाद फिर आपका 14 सूत्री मांगी सी के बेस पे था, और फिर आपका नेहरू रिपोर्ट था। तो इसको आप लिंक कर सकते हो अगर एक छोटा सा आपको 28 शब्द सुनना लिया जाए तो, ठीक है ना। तो इसीलिए है, तो ये है कि जिससे भारत की माँ के लाल लाला लाजपत राय शहीद हो गए, ठीक है ना, लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। तो ये था आपका ट्रिक नंबर 49। ये साइमन कमीशन मुंबई आया, और फिर यानी कि आप छोड़िए, अगर आपको याद भी ना करना हो तो छोड़िए, ठीक है ना। बस इतना याद कीजिए कि 3 फरवरी 1928 को साइमन मुंबई आया, और 17 नवंबर 1928 को लाठी चार्ज किया गया, जिससे भारत माता के जो लाल थे लाला लाजपत राय जी, उनका वो शहीद हो गए, ठीक है। आगे कौन बनेगा करोड़पति तो खेलना ही है जी हाँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 74 पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, 74। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? ए अगस्त 1927, बी अगस्त 1928, सी अगस्त 1930, या डी अगस्त 1931। तो अभी तो हम लोग 1928 से आगे गए ही नहीं है, तो बहुत आसान सा प्रश्न था, और शायद आपका ये आप आसान प्रश्न नहीं है, अगर कोई अचानक देख ले तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग को पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए यार, इसको कमेंट करिए कीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अब इसका उत्तर बताना पड़ेगा, या आपको पता है? मुझे मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर काफ़ी अच्छे से पता है। चलिए फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं इसका उत्तर 2 सेकंड बाद बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा बी होगा 1928, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।